नमस्कार, मैं मनोज कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि अभी हम आपको डेली एक न एक वीडियो आपको एक दो वीडियो आपको दे रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होती रहेगी। और अभी का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो दिसंबर महीने में यह वीडियो जो दिसंबर महीने में आपका बीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम होने वाला है, जो अभी सितंबर के लास्ट वीक तक फॉर्म इसका आ जाएगा। 6 to 8 क्लास के लिए जो विषयवार वैकेंसी होगी, ठीक है। और 9 to 10 होता ही है विषयवार, ठीक है। और 11-12 के लिए भी ये उसकी सब विषय के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी में सब्जेक्ट तो आपका 100% रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका जीके एंड जीएस भी आपका रहेगा, ठीक है। ये आपका वीडियो इसी को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है, और डेली आपको 1, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारे आप YouTube चैनल पर बने रहें, और अगर आपको ये चैनल आपको ठीक लगता है, आपके लिए जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं आपके लिए ठीक है, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम प्रश्न है कुछ बहुविकल्पी के रूप में लाए हुए हैं। सामान्य ज्ञान और सामान्य धर्म मैंने आपको बता दिया पहले से ही कि यह बीपीएससी टीचर के लिए स्पेशली बनाया हमने। और एक खास बात है, हमारे इस चैनल में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास अवेलेबल है। कल यानी 8 सितंबर से दोनों क्लास आपकी शुरू है, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिसमें सीटेट का भी एक बैच है और बीपीएससी टीचर का भी एक बैच, ठीक है। दोनों बैच में जिसमें जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया पहले भी कि 80% ऑफ तक है आपका डिस्काउंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। पहला प्रश्न को ध्यान दीजिए। स्वतंत्रता के बाद बने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपस्थित थी, ठीक है। ऑप्शन है सार्वजनिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था, सभी नागरिकों को कानून की नजर में समानता थी, छुआछूत के चलन की समाप्ति थी, और चौथा ऑप्शन है छुआछूतों के साथ साथ आदिवासियों को विधायिका और नौकरियों में आरक्षण। दिए गए कूट के प्रयोग करके आप सही उत्तर का चयन करें। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपस्थित थी, यानी आजादी के बाद इन विशेषताओं में से कौन कौन थी। केवल 1 और 2, 2, 3 और 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4 सभी, ठीक है। आइए इसके आंसर के साथ साथ हम इसको देखते हैं, इसकी व्याख्या भी देखते हैं। जो हमारे इस प्रश्न का व्याख्या देने का इतना मतलब है कि इससे जुड़े हुए और तथ्यों की जानकारी आपको मिल सके। यह स्पेशली जो एस्टेट के विद्यार्थी हैं, जो पॉलिटिकल साइंस और अन्य सोशल साइंस से संबंधित जितने भी एग्जाम होने वाले हैं एस्टेट का, वो भी इस वीडियो को देखो, निश्चित फायदा होगा, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान की रचना के क्रम में दिसंबर 1946, ठीक है, से नवंबर 1949 के बीच लगभग 300 भारतीयों की अनेक बैठकें एवं चर्चाएं दिल्ली में हुई। संविधान के निर्माण के दौरान की बात हो रही है, क्योंकि पहली बैठक हम जानते हैं कि 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को शुरू हुई, और आखिरी जो है 26 नवंबर 1949 के बीच, ठीक है। 300 भारतीयों की अनेक बैठकें और चर्चाएं दिल्ली में हुई। इन्हीं का परिणाम स्वरूप संविधान लिखा और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्लियर है। अगला है, संविधान में भारत की उस समय की चुनौतियां और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रावधान किए गए तथा अधिकार दिए गए। इन अधिकारों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी नागरिकों को कानून की नजर में समानता, छुआछूत की समाप्ति, अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को विधायिका और नागरिक नौकरियों में आरक्षण शामिल है। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से ऑप्शन सही है। एक बार फिर प्रश्न पे नजर दौड़ाते हैं। देखिए,
सार्वभौम व्यस्क मताधिकार यानी सबको वोट देने का अधिकार हो गया। सभी नागरिकों को की कानून की नजर में समानता यानी समता का अधिकार आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जो 14 से 18। छुआछूत अनुच्छेद 17 आप देख सकते हैं, ठीक है, ये भी आदिवासियों की नौकरियों में हर तरह से, यानी अनुच्छेद 16 भी आप देख सकते हैं, लोक नियोजन में यानी नौकरियों में समानता की व्यवस्था की गई, आरक्षण दिया गया, ठीक है। तो यानी उस आंसर इसका हो गया डी, 1, 2 और 3 और 4 सभी ऑप्शन इसके सही है। चलिए अगला प्रश्न, एक और प्रश्न आ रहा है कि स्वतंत्रता के बाद मूल संविधान में किए गए कुछ प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कथन वाला प्रश्न आता है तो थोड़ा सा लोग घबराते भी हैं, क्योंकि बहुत सारी डीपली इसमें आपकी नॉलेज चेक हो जाती है, वन लाइनर की तरह नहीं होता। आंसर इसका ऑप्शन देखा जाए, रक्षा और विदेश मामलों को केंद्रीय सूची जबकि कराधान को राज्य सूची में रखा गया, ठीक है। सूची मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 भागों में शक्तियों का बंटवारा है ना, ठीक है। तो वही ये कह रहा है कि रक्षा और विदेश मामले में केंद्रीय सूची तो कंफर्म सही है। वन एवं कृषि को समवर्ती सूची में रखा गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जबकि विभिन्न राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजियों के इस्तेमाल का फैसला किया गया। कौन सा कथन सही है? दिमाग लगा लीजिए, इसके बाद हम इसके व्याख्या पे चलेंगे। चलिए व्याख्या देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों की 3 सूचियों में बांटा गया। मैंने बताया आपको, संघ सूची, और राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। शिक्षा कौन सी सूची का विषय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। 3 सूचियों में बांटा गया, केंद्रीय सूची यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा, विदेशी मामला आदि को रखा गया, यानी आपका ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अब बात करते हैं जो केंद्र सरकार क्या दी, ठीक है। राज्य सूची में देखें, राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय को शामिल किए गए थे, लेकिन शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्यों पर थी। समवर्ती सूची अब समवर्ती में, लेकिन आजादी के बाद की बात हो रही है, तो शिक्षा कहां का थी? राज्य सूची के, स्वतंत्रता के बाद की बात, ठीक है। समवर्ती सूची में वन, कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिसके बारे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकती है। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भाषा की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि की अंग्रेजी का इस्तेमाल का फैसला लिया। ये स्वतंत्रता की बात की कहानी है, ठीक है, वर्तमान की नहीं। तो आपका आंसर आपको पता चल गया होगा, सभी इसमें सही है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। नए संविधान, देखिए प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। नए संविधान के साथ भारत विरोधों के एक नए युग में, मतलब आपसी जो विरोध चल रहा है उसके एक विरोध के युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। यह कथन किसका है? कथन है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। यानी नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी आंसर की ओर। ये देखिए, संविधान की रचना में महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा के सामने अपने अंतिम संबोधन में उन्होंने अन्य बातों के साथ साथ कहा था
कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति वोट और एक मूल्य, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत हमारी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। ये पूरा कथन था। कभी कभी कुछ परीक्षा में इसको ही काट के पूछ देगा आपसे, यहां से दे देगा, एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध कौन करता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चलिए 1870 से 1880 के दशकों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित विभिन्न कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1870 और 1880 के दशक की बात हो रही है। पहला, आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसमें प्रावधान था कि भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकते। ठीक है। एक आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बहुत महत्वपूर्ण है। पारित करके सुनिश्चित किया गया यदि किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। बहुत अच्छे। तीसरा आपका कथन देखिए, एल्बर्ट बिल में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे नहीं सुन सकते। भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के यानी अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुन सकते अगर भारतीय न्यायाधीश है तो। एल्बर्ट बिल में कहा गया। अगर आप पढ़े होंगे आजादी का तो आपको निश्चित तरीके से यह समझ में आ गया होगा कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये देखिए, 1870 और 80 के दशक में ब्रिटिश भारत द्वारा शासन द्वारा पारित अनेक कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति असंतोष और अधिक गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट, ये आप लिख सकते हैं कि आर्म्स एक्ट का पारित हुआ गया तो 1878, जिसके जरिए भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। अतः कथन एक बिल्कुल सही है। उसी साल यानी 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। ठीक है, जिसमें प्रावधान किया गया कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। अतः कथन दो भी सही हुआ। ठीक है। अब 1883 की बात करें में सरकार ने एल्बर्ट बिल में लागू करने का प्रयास किया। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे सुन सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। अतः कथन तीसरा गलत है। इसमें से आपके पास 3 प्रश्न बन रहे हैं। एक तो आर्म्स एक्ट के बारे में आपको जानकारी मिल रही है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में जानकारी मिल रही है और एल्बर्ट बिल के बारे में जानकारी मिल रही है। 3 प्रश्न मिल रहे हैं। अगर कथन के अनुसार आएगा तो भी आपके बहुत बेहतरीन काम आने वाला है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है जो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये इस पुस्तक के बारे में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? बहुत मशहूर है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पुस्तक के बारे में और जानकारी लेते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई है। ठीक है। नौरोजी जो है व्यवसायी और प्रचारक भी थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। यहां से प्रश्न पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन में हो तो खोज लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही सरल होगा। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। निश्चित है यह प्रश्न आपके बाल गंगाधर
तिलक जी का है। ऑप्शन बी इज राइट। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं क्या कहानी है इसमें, थोड़ा सा इसके बारे में। प्रश्न तो सरल है लेकिन इसकी व्याख्या में तो देखते हैं कुछ निकल जाए। कांग्रेस की स्थापना के कुछ वर्षों बाद ही बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। सवाल ये खड़ा करने लगे कि जो शुरुआत के लोग थे इसके नेता, वो एक तरह से अनुनय विनय करने वाली विचारधाराओं को मानते थे, ठीक है, इसीलिए उनके तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में बिपिन चंद्र पाल बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल पाल बाल पाल, ठीक है, बाल पाल, ठीक है, गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता अधिक आमूल परिवर्तन उद्देश्यकारी पद्धतियों के अनुरूप कार्य करने लगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो बिपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, पाल बाल और लाल, ये तीन लोग जो थे ये गरम दल के नेता थे, ये इनके तौर तरीकों को पसंद नहीं करते थे। सीधा कहने का मतलब ये है, उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पत्थियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। इनमें से तिलक का नारा दिया, तिलक ने कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक के संपादन में निकलने वाली मराठी अखबार केसरी में, केसरी भी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक था। ठीक है, ये केसरी में छपा हुआ था यह कथन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन आ गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? ठीक है, पहला कथन है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कर्जन था, जॉर्ज कर्जन। विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया। तीसरा कथन, इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन भी कहा जाता था। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 2 और 3 सही। चलिए इसी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं और डीपली नॉलेज लेते हैं। बंगाल विभाजन 1905 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन था, अतः कथन एक सही है। अंग्रेजों ने विभाजन के लिए प्रशासकीय सुविधा, कौन शब्द यूज कर रहे हैं? प्रशासकीय सुविधा शब्द यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन के लिए जो वर्ड यूज किया कि प्रशासकीय असुविधा हो रही है, इस कारण से यह तर्क देते हुए गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। किसमें मिला दिया गया? असम, जबकि कथन में किसको था? उड़ीसा को। तो दूसरा कथन गलत हो गया, दूसरा कथन गलत हो गया। इस विभाजन के विरोध में जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन हम खूब जानते हैं, का नाम से जाना जाता है, स्वदेशी आंदोलन के नाम से। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी गूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टाई क्षेत्रों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तीसरा कथन भी आपका सही, यानी पहला सही हो गया और दूसरा गलत हो गया और तीसरा 1 और 3 बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र एवं उसके संस्थापक, बहुत बार 1-2 प्रश्न निश्चित तौर से इसमें आता है, आता भी तो है, ये थोड़ा सा मिलान करने में बहुत आता है। ठीक है, चलिए बंगाल गजट 1780 कोलकाता के में थे, संस्थापक कौन था? हिक्की जी, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। समाचार दर्पण 1818, ठीक है, कलकत्ता इसमें संस्थापक कौन थे? जेसी मॉसमैन। ठीक है, हिंदू पैट्रियट बहुत आता है 1853, ठीक है, 1853 में रेल, याद रखिएगा, उसी समय हिंदू पैट्रियट कलकत्ता में हुआ। संस्थापक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष। कौन थे?
गिरीश चंद्र घोष। सोम प्रकाश बहुत बार पूछा गया, सोम प्रकाश बहुत बार पूछा गया। सोम प्रकाश बहुत बार पूछा गया। 1859 कलकत्ता में संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ विद्याभूषण। क्लियर है? इंडिया मिरर 1861 संस्थापक कौन थे? सब कलकत्ता चल रहा है ये, देवेंद्रनाथ टैगोर। अमृत बाजार 1868 कलकत्ता में संस्थापक मोतीलाल थे और शिशिर घोष। ठीक है। द हिंदू 1878 मद्रास में संस्थापक कौन थे? वीर राघवाचारी। ठीक है। केसरी 1881 बंबई में बाल गंगाधर तिलक, मराठी भाषा में था ये। इंडिया 1890 में, ठीक है, बंबई संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। द इंडियन रिव्यू, ये कल के एग्जाम में आया हुआ है। द इंडियन रिव्यू 1900 में। ठीक है। द इंडियन रिव्यू है मद्रास में, संस्थापक ए नटेशन। एक और किताब आती है जिसका नाम है हिंदुस्तान रिव्यू। ठीक है। यह पुस्तक किसकी है? कल के पेपर में, कल के एग्जाम में प्रश्न था ये सोशल साइंस के। ये है आपके सिन्हा जी, जो आपके संविधान सभा के अस्थायी, सच्चिदानंद सिन्हा। ये इनकी पुस्तक है, कल ये पूछा था। ठीक है। द इंडियन रिव्यू अलग है, हिंदुस्तान रिव्यू अलग है। ठीक है। मद्रास में ये एन नटेशन का है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अभी और भी है बहुत अच्छे। इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार चलाते थे? इंडियन ओपिनियन। कब चलाया उन्होंने? 1903 में। ऐसे प्रश्न बनेगा। युगांतर 1906 कोलकाता में संस्थापक कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त। चलिए। बंग दर्शन 1873 कोलकाता, संस्थापक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। द लीडर 1918 इलाहाबाद, संस्थापक मदन मोहन मालवीय। ठीक है। स्वदेश मित्रम 1882 मद्रास में, संस्थापक कौन? जीएस अय्यर। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वेंट ऑफ इंडिया 1918 इलाहाबाद में, संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए। इंडिपेंडेंस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1919 में इलाहाबाद, संस्थापक मोतीलाल नेहरू। चलिए। नवजीवन 1919 अहमदाबाद, संस्थापक महात्मा गांधी, बहुत महत्वपूर्ण है। यंग इंडिया 1919 अहमदाबाद, संस्थापक महात्मा गांधी। हिंदुस्तान टाइम्स 1924 मुंबई, संस्थापक के.एम. पडिक्कर। ठीक है। हरिजन बहुत महत्वपूर्ण, कई बार प्रश्न आया हुआ। 1933 पुणे में, कहां पर? पुणे के, संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। हरिजन समझ करके आप भीमराव अंबेडकर मत लगा दीजिएगा। क्लियर है? ये 21 आपको मिल रहा है। 21 में हमको लगता है कि अगर इतना आपको दिमाग में बार बार रिपीट कर लेंगे तो 2-3 प्रश्न आपके निश्चित आपको मिल जाएंगे। एक तो कंफर्म है। ठीक है। चलिए। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अन्य जगह भी। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 8 सितंबर से, 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। जिसमें बीपीएससी टीचर, ठीक है, बीपीएससी टीचर का जो विषयवार आपकी क्लास होगी, क्योंकि वैकेंसी भी आपकी विषयवार है। ठीक है। और सीटेट जो लोग लेना चाहते हैं क्लास, सीटेट की भी क्लास आप ले सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है।
दोनों में से जो भी आपको लेना है आपको इसी नंबर पे कॉल करना है। आपको मैं नंबर आपको बता देता हूं, 7905964091। इस पे आपको मैसेज लिख देना है, नाम और कौन सा कोर्स में आप आना चाहते हैं। ठीक है, कोर्स आप जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है, आप कर देंगे, आपको तुरंत इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। थैंक यू, नमस्कार।